ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। मेनली ये है कि इसकी जो थ्योरी है जेएम केन्स प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कुछ ये इनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। तो इनका बोलना है कि पीपल प्रेफर टू कीप अ पार्ट ऑफ असेट्स इन लिक्विड फॉर्म, मतलब कैश में क्यों रखना चाहते हैं, उसके 3 मोटिव होते हैं। पहला तो ट्रांजैक्शन, उनको खरीदारी करनी है क्योंकि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा प्रिकॉशन के लिए कि कोई एकदम से सडन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए उस पर्पज के लिए। और स्पेक्यूलेशन कि मतलब कल को वैल्यू बढ़ता है घटता है उसका फायदा उठाने के लिए एक्सेस ये होल्ड करते हैं कैश। इसको हम लोग ये असेट डिमांड ऑफ मनी भी बोलते हैं। इसमें तो इतना ही है बस। हाँ इसमें बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी है। तो मेनली इसमें हमें पता होना चाहिए टाइम लायबिलिटीज होती हैं जिसमें हम एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आता है हमारा। और डिमांड वो होता है कि जब भी हम बैंक में जाते हैं तुरंत हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। और टाइम में जो टाइम है दैट इज फिक्स्ड, कुछ पीरियड के बाद ही आप निकाल पाओगे। तो डिमांड में हमारा आ जाता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। उसके आप एग्जांपल्स ले सकते हो। टाइम लायबिलिटीज में फिक्स डिपॉजिट्स है, क्यूमुलेटिव है। और डिमांड के भी एग्जांपल्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग, डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्यू बैलेंस इन एफडी। इसमें आई गेस इतना ही है। बाकी इस डायरेक्टली भी हम प्रोसीड कर सकते हैं कि इसमें किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ बताना है इस वाले पेज में, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने के लिए तो नहीं आए हैं। हाँ प्रोसीड कीजिए। इसमें यार और एक कुछ सेकंड, आई थिंक ये पेज नंबर 42 क्यों दिखा रहा है? ये स्टार्टिंग का पेज नहीं है, ऊपर होगा। हाँ वो फर्स्ट वाला और पार्ट नहीं खोला मैम आपने। रचना शायद हमें मनी वाला करना था ना, मतलब हाँ स्टार्टिंग वाला फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ मनी एक वगैरह, और वो हैंड जो आउट है, एक और हैंड या आउट है। बाटर सिस्टम वाला वही है। बार्टर सिस्टम वाला। ओके ठीक है, यहाँ ये से वाला भी है ना। स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। इधर हाँ से हाँ स्टार्ट करना है बार्टर सिस्टम। ओके, तो कोई बता दो जल्दी से कि कैसे ओरिजिन हुआ बार्टर सिस्टम का। हाँ बाटर सिस्टम में बस एक ही चीज है, वो है मेसोपोटामिया ट्राइब जो इन्होंने बताया था। और यहाँ पे एक कीवर्ड है बस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। जैसे तीन मतलब क्या होता है, तीन लोग हैं तो हर किसी के पास अलग अलग होता है मटेरियल्स। तो जरूरत क्या होता है कि ए को सपोज कुछ चीज चाहिए, वो बी के पास नहीं होता है, तो इससे दिक्कत होती है। और क्या होती है मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कभी कभार हाई हो जाता है क्योंकि कुछ फिक्स वैल्यू नहीं था। और तीसरा तो इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है हमारा उसको इनकरेज नहीं करता है। और स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये हो गए। फिर आते हैं मनी की तीन फंक्शंस ही है। जैसे हमने बताया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू, ये बस थ्योरी ही है, इसको इतना नहीं देखना चाहिए बारीकी से, पता होगा आपको। कंटिंजेंट फंक्शन बस देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि क्रेडिट सिस्टम का एक बेसिस है फाइनेंशियल मार्केट का। और एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बाय टैक्सेशन। बस यही था। और कोई एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसमें नहीं। सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस में पूछे जाते हैं कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, तो कुछ भी फंक्शंस आ सकते हैं। वैसे मतलब देखने से पता चल जाता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं, बस एक बार नजर डाल देना कि क्या क्या है, क्योंकि ठीक है, सेकेंडरी एलिमिनेट बोल करने देता में। हूँ इसी। हाँ, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या फिर डिफर्ड पेमेंट्स जो कि आपका ईएमआई है। अरे देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है आप पैसे को अपने पास रख सकते हो, लेकिन बार्टर में कोई गुड्स है तो उसको पैरिशेबल इन नेचर होते हैं तो उसको नहीं रख सकते। और डैनी, ये नो नीड टू इलेबोरेट। अगर किसी ने पूछा या किसी को डाउट है तो देन वी कैन इलेबोरेट। ओके ओके। हाँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है कि सब लोग पढ़ के आए हैं और सब सब समझ के आए हैं, बस हमें यहाँ पे 1 घंटे में ये पूरा रिवाइज करना है, नहीं, और ओके जिसको ओके, डाउट होगा वो आगे वो बढ़ पूछना है खाली। हाँ, और वन मोर थिंग यार, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग देन प्लीज म्यूट योर माइक, क्योंकि इसकी वजह से इको आ जाता है। ठीक है, कंटिन्यू। सॉरी सर। और फिर आते वो जो हिस्ट्री वाला है, कमोडिटी पहले होता था, फिर मेटेलिक्स मनी जैसे हमने पढ़ा था वो गुप्ता टाइम के वक्त। तो उसके बाद फिर आता है हमारा अभी का जो प्रेजेंट है वो है पेपर मनी या फिर फिएट मनी।
तो यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है कॉइन्स 1000 के डिनोमिनेशन तक एज पर कॉइनेज एक्ट 2014, और आरबीआई इशू करता है नोट्स 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी सब नोट का, वो भी आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। बस यहाँ पे एक बात है कि 1 रुपी वाला जो नोट होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, तो मेरे को यही इम्पोर्टेंट लगा इसमें। इसके इसमें साथ एक और साथ इम्पोर्टेंट है, हाँ इसमें एक बोलो। और चीज इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन्स थे ना, दे वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स या फिर कुशानाज, बट गुप्ता कॉइन सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर थे। एंड एक और चीज है कि दिल्ली सुल्तानेट में सिल्वर टंका इशू करा गया था शेरशाह सूरी ने, इसको रुपया बोलते थे। और एंड इसके अकबर साथ के साथ कॉइन को मोहर बोलते हैं। हाँ, वो बोलो। मोस्टली हम मतलब आर्ट एंड कल्चर में कवर कर ही लेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे देख लो। और जो फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स, इनकी डेफिनेशन मतलब इनका मतलब पता होना चाहिए हमें कि फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन कॉइन्स क्या होते हैं। फुल बॉडीड मतलब जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इक्वल या फिर उससे ज्यादा होती है। और टोकन कॉइन्स मतलब जैसे अभी के हमारे कॉइन्स जो होते हैं, मतलब फेस वैल्यू तो उनपे दिखेगी कि 10 रुपए, लेकिन एक्चुअल में अगर बेचने मतलब उसका अगर मेटल वगैरह निकाल के लेके जाए तो वो ये हो जाए, कम आ जाएगी। और बस एक यही। टर्म ये पता होनी चाहिए, डीबेसमेंट अगर आ गया हाँ तो इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन्स, एंड ये कॉइनेज एक्ट 2011। ठीक है। हाँ। पेपर मनी पे और हाँ कोई पेपर मनी के बारे में बताना चाहेगा? अच्छा ये बताओ, आरबीआई जो इश्यू करती है करेंसी नोट्स, ये कौन से एक्ट को यूज करती है? आरबीआई एक्ट 1934 में। कोई डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिएट मनी एंड लीगल टेंडर? देखो मैं बताता हूँ। फिएट has been given by the government, मतलब issued by the government, but legal tender is मतलब it is valid to be used as currency. तो जैसे जो demonetized coins है they are fiat money but not legal tender currently. एंड कोई मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? ये पीवाईक्यू भी आ चुका है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, मैं बताऊं? हाँ या लीगल टेंडर का सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम में उसको एज ए गारंटेड लोन और एडवांस के रूप में यूज किया जा सके, और जिसकी वैल्यू मतलब आज भी 100 है, कल भी 100 रहेगी, आप किसी को उसको एक्सचेंज कर सकते हो। इसका मतलब होता है लीगल टेंडर, दैट इज एक्सचेंजेबल इन द होल कंट्री एज पर सेंट्रल एक्ट एंड देयर इज नो सीजेशन ऑन इट। ओके। एंड देयर हैज बीन वन पीवाईक्यू, उसमें ये बोला गया था कि लीगल टेंडर में मतलब जो क्रेडिटर होता है ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट, वो मना नहीं कर सकता इसको मना लेने नहीं से। कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्या लीगल टेंडर फिएट मनी हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। Legal tender होता ही is a है, fiat होता ही money, है। right? सर होता है इट हैज उसका टू एक बी clause फिएट। है, legal tender should be a fiat money. हाँ, लीगल टेंडर का कंडीशन ही दो दो होते हैं। एक तो वो फिएट मनी होना चाहिए, और दूसरा कि सभी डेब्ट्स और ट्रांजैक्शंस में लीगली वैलिड होना चाहिए। ये दो एग्जैक्टली मेन मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशंस है उसके। हाँ, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि जो फिएट मनी है वो हमेशा ही लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर में ओके ठीक है। बिटकॉइन एक फिएट मनी है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ओके। क्या चेक लीगल टेंडर है क्या? नहीं, लीगल टेंडर भी नहीं है, इट इज नॉट लीगल लीगल इन टेंडर इंडिया भी नहीं है। नाउ। ओके। एक कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, ठीक है। पहले तो ये बता दो होते क्या हैं एंड क्या वो है फिएट मनी? कौन से कौन? Commemorative coins मतलब those which are like किसी एक leader या किसी like for example कोई नेशनल लीडर के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी, उनके डेथ एनिवर्सरी पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है कॉइन्स, उन पे यूजुअली उनका नाम या फिर उनका फेस वगैरह रहता है, दैट वाज कमेमोरेटिव कॉइन्स। एंड यूजुअली वो फिएट मनी नहीं होता।
because they cannot be होते हैं used बट वो until and लीगल unless टेंडर हो government सकते हैं या नहीं हो सकते? specifies. नो, एक्चुअली बिकॉज सिर्फ गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है इसलिए वो फिएट होते हैं, बट लीगल टेंडर नहीं हो सकते। मतलब आप उनको जाके मार्केट में खरीद बेच नहीं सकते हो कि जाके उससे खरीदारी कर रहे हो। सो कमेमोरेटिव कॉइन्स फिएट मनी तो है, बट दे आर नॉट लीगल टेंडर, रिमेम्बर दिस। ओके, क्या कोई कोई वर्चुअल कॉइन फिएट मनी हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। हो सकता है। इट डिपेंड्स, लाइक यार चाइना कर रहा नहीं, है अपना अभी जितना। मैं बताऊंगा। किसने सवाल पूछा था? मैं चंदन जी ने। अभिनव जी, मैं आपको अभी बता दूं, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, ये एक वर्चुअल मनी है। ये लीगल टेंडर भी नहीं है, ये फिएट मनी भी नहीं है, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ने अबॉलिश किया गया था, और बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेंडर भी करा नहीं दिया, लीगल टेंडर का राइट नहीं दिया, बट इसको लीगल बोल दिया था फॉर ट्रेड। और अभी तक इसके ऊपर इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी बात, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। इट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, नॉट येट। सो इट इज नॉट एन लीगल टेंडर, इट इज नॉट अ फिएट मनी, एंड इट इज नॉट एक्सचेंज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डैनी जी, क्वेश्चन अच्छे अभी से समझिए फिर से। आई एम आस्किंग अबाउट वर्चुअल मनी, नॉट बिटकॉइन। सर बिटकॉइन इज किसी वर्चुअल किसी मनी किसी सर। कंट्री में इनको लीगल टेंडर माना गया है बट इंडिया में अभी दुबई नहीं है। दुबई दुबई में माना गया है, बिल्कुल माना गया है, लेकिन इंडिया में नहीं है अभी तक। अरे वर्चुअल मनी बस बिटकॉइन ही नहीं होता, बहुत हाँ, सारे पेटीएम, वर्चुअल फॉर मनी है। एग्जाम्पल पेटीएम, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो सकता है, बिल्कुल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लीगल कैन आई टेंडर माना जस्ट इंटरप्ट यू एक सेकंड के लिए? है। या पहले एक बार जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको एक बार समझ लो। जैसे हाँ, आपको सपोज पूछा है कि इज कैन अ व्हीकल हैव 3 व्हील्स, तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मारुति 800 को 4 व्हील्स है ऐसे, तो बट व्हीकल कैन बी एन ऑटो रिक्शा आल्सो, राइट? तो या दैट इज द यस, प्रॉब्लम आई गेस। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो पूछ रहे कि बिटकॉइन का था ना दिमाग में, इसलिए वो अभी बिटकॉइन चल रहा था तो वो हाँ, ओके, and तो for जैसे this मैं कह रहा था कि वर्चुअल मनी फिएट। हाँ, बोलो बोलो एसबी। कि डिजिटल करेंसी हो सकता है, जैसे वो मार्शल आइलैंड्स ने एसओवी किया हुआ है और अभी चाइना भी करने वाला है। तो इफ एनी काइंड ऑफ करेंसी हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट देन इट बिकम्स फिएट मनी। बस दैट्स द पॉइंट, दैट्स इट। आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट, ठीक है, दैट्स नेक्स्ट। व्हाट आई वांटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, वी कैन प्रोसीड। वो बहुत पुराना हो गया। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? ये चेक से रिलेटेड है, इफ समबडी कैन रिकॉल इट। थोड़ा आई सा थिंक काउंट। कंसेंट लेते हैं शायद वो, जो अगर मतलब मैंने चेक दे दिया किसी को, तो व्हेन बैंक इज इशूइंग द चेक, या फिर जब बैंक विड्रॉ करने जा रहा है ना पैसे, तब कंसेंट लेना पड़ता है जिससे भी दिया है। ओके, ये कुछ इससे है ना कि फोटो खींच के सेंड कर देते हैं ताकि आप वेरीफाई टैली कर लो। वो जो आजकल फ्रॉड होते हैं, चेक को वो करते हैं, काउंटरफीट करते हैं, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। किसी कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसे? हाँ, आई थिंक जैसे देखो, मैंने चेक दे दिया एमिएबल को, और एमिएबल बैंक में गई, उसको सबमिट कर दिया, बट जब बैंक में जब पैसे दे रहे हैं उसको, देन दे विल आस्क मी अगेन। मोहित, गो अहेड। हाँ, वो बैंक्स, दोनों बैंक्स अब ना जो पैसे जो चेक डालेगा वो वाला बैंक भी, और जो जहाँ जिस बैंक में जा रहा है चेक वो वाला बैंक भी, दोनों को फोटोज भेजनी पड़ती, दोनों को फोटोज को कंफर्म करना पड़ता है, तभी वो पास होगा चेक। तो बस ये था कि अब 2 फोटोज को वेरीफाई करके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके। हमारे पास कौन सा एक्ट है जो कि ये कार्ड पेमेंट्स या जो है इसको रेगुलेट करता है? PCI क्या? पेमेंट सेटलमेंट। हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। ईयर ओके, सीरीज क्या है? 2007। ठीक है। ठीक है, कोई कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है ये बता दो। सीबीएस। द कोर मैं बताऊं? मेरे को म्यूट नहीं किया जाए तो ही बताऊंगा। हाँ हाँ, गो अहेड।
कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, बैंक के जितने भी ब्रांचेस है, वो सारी अटैच्ड हो जाए एक दूसरे से, और आप कहीं से भी पेमेंट को विड्रॉल कर लो, डिपॉजिट कर लो, किसी भी बैंक का चेक कहीं और भी डाल सकते हो आउटसाइड। जैसे आपका एसबीआई का जयपुर का बैंक है, तो आप बड़ोदरा में भी जाके एसबीआई में चेक डाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। सारे मतलब जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनेक्ट कर देना थ्रू डेटा बेसली, ताकि वो सारे आपके रिकॉर्ड सब जगह शो हो। एग्जैक्टली, ठीक है, करेक्ट। आरटीजीएस एंड एनईएफटी एंड आईएमपीएस, इसकी लिमिट्स कोई बताना चाहेगा? मैक्सिमम मैं बता लिमिट। देता हूँ, शायद मैंने सवाल सही समझा हो, आई होप। देखो, आरटीजीएस में तो क्या होता है, आपने अभी पेमेंट किया और हैंड टू हैंड विद इन 1 मिनट पेमेंट चला जाता है। नेफ्ट में ऐसा नहीं होता। और आरटीजीएस क्या है, कभी भी कर सकते हो। नेफ्ट कभी भी नहीं होती हर टाइम पे। नेफ्ट की एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 3 बजे होगी, 12 बजे होगी, 2 बजे होगी, बैंक टू बैंक डिफर करता है। और पहले नेफ्ट चार्जेबल होती थी, अब चार्जेबल नहीं होती। और आईएमपीएस में के लिमिटेशंस तो मेरे को नहीं लगता कोई है, क्योंकि आईएमपीएस इंटरनेट मोबाइल सिस्टम है, तो उसमें आप कभी भी कर सकते हो, और वो हैंड टू हैंड पैसा चल जाता है, रियल टाइम होता है। नेफ्ट हर हाफ एन आवर में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। हाँ, नेफ्ट जो होता है ना, हाफ एन आवर में। वो हैंड टू हैंड नहीं होता नेफ्ट का, ओके, रियल टाइम ठीक। सेटलमेंट नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, बट सर आई थिंक ये चेंज हो गया है ना? है? हाँ, बोलो। रिसेंट टाइम्स में हैज इट बीन चेंज? आई थिंक अभी भी हो तो नहीं, मैं इंस्टेंट कर बताऊं दिया है ना? रिसेंट में मैंने पढ़ा था कि वो हाफ एन आवर का ट्रांजैक्शन टाइम है, मतलब हर हाफ एन आवर में एक ट्रांजैक्शन होगा जिसमें हाँ, सारे ट्रांजैक्शन सेटल होंगे, इंटर कमर्शियल बैंक्स और पर्सनल टू कमर्शियल बैंक। नहीं, शेरशाह, मैं इनको बता देता हूँ क्या चेंज आया। सर, चेंज ये आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नेफ्ट पहले क्या होती थी, चार्जेबल होती थी, आपको नेफ्ट करानी है तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते थे। अब वो कोई चार्जेस नहीं लगा रहा, आप डायरेक्टली नेफ्ट करो, कोई चार्ज नहीं लगेंगे, बस इतना सा चेंज आया है उसमें। आई थिंक एक और चेंज है कि नेफ्ट को पहले 24/7 नहीं था, अभी 24/7 है। नहीं, ये तो गलत पड़ा है सर। राइट ये सर, है, हाँ। दिया हुआ है। अभी क्या है? मैंने पहले भी सर पढ़ा था। बैंकिंग आवर्स में ही था वो, अभी 24/7 हो गया है। नहीं सर, उसका पेमेंट मतलब हाफ एन आवर के अंदर ही जाएगा, वो हैंड टू हैंड रियल टाइम में सेटलमेंट नहीं होगा। अरे डैनी भाई, अगेन क्वेश्चन को समझ लो पहले। Actually, it's given कि from 2019 December, NEFT operates on 24/7 basis. ये मृणाल के इसका हैंड आउट मतलब में। ये है कि रात के और 3 वो बजे बिफोर 8 AM to आप 7 PM पेमेंट है कर वर्किंग सकते हो आवर्स में। और सुबह भी कर सकते हो। राइट। हाँ, मतलब और हाँ, एक ये रिक्वेस्ट और है ये है। कि अ, कोई भी अगर आंसर दे रहा है ना, एक आंसर दे दे तो एटलीस्ट आगे के 3 क्वेश्चंस तो मतलब दूसरों को आंसर देने दें। और उस वक्त भी अगर कोई आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर आप इंटरप्ट की मतलब आंसर दे दीजिए, जी अभिनव क्योंकि जी, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, सब कोई लोग यहाँ पे रिवीजन करने के लिए आए हैं। अच्छा, अब कोई मुझे लिमिट्स बताएगा, क्योंकि तीनों पे लिमिट्स हैं मैक्सिमम। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। हाँ, आरटीजीएस और एनईएफटी का जो कैश लिमिट है, मतलब मनी लिमिट, वो है 10 लाख रुपीस। बट आईएमपीएस पे है 5 लाख रुपीस। एंड आईएमपीएस पे एक और कैपिंग है, दैट अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो पर डे ट्रांजेक्शन है 10। ठीक है, करंट अकाउंट पे कोई ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी पे ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है। इनकेस आपका वो खाली मनी पे ही कैपिंग है कि 10 लाख कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप नहीं कर सकते। वन मोर थिंग, ये जो लिमिट्स बताया आप लोगों ने, वो एसबीआई का लिखा है ब्रैकेट में मृणाल सर ने। दैट इज रिटन बिकॉज वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है वो चीज। राइट, बट सिंस एसबीआई को हम वो मानते हैं, मेन अपना वो मानते हैं, इसीलिए उसको हमने वो बना रखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, लाइक है क्या बेसिकली ये प्रॉब्लम? यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहूंगा। कोई आरटीजीएस और आईएमपीएस में डिफरेंस बता सकते हैं? मतलब दोनों तो सिमिलर ही है ना। ब्रैकेट को आईएमपीएस इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट्स के द्वारा ही होता है ना। ओके। और सेकंड क्वेश्चन था कि रीडिनोमिनेशन क्या होता है और उसका इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट है? वैसे कोई इन्फ्लेशन पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है, वो जीरो हटाते हैं यार, जैसे ईरान ने किया था ना अभी।
टोमन था उनका, वो ज्यादा कोई डिफरेंस पड़ता नहीं उसमें। ठीक। अपने जो करेंसी है ना उसके वो पीछे से वो जीरो हटा रहे हैं, वही है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, राइट, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? जो जैसे मान लो आपके पास पेटीएम है और मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे भेजना है, तो मैं अलग, जैसे भीमी मैप होता है ना कि आप सब पे भेज सकते हो, वही इसी तरीके का एक तरीके का प्रॉब्लम है ये। ओके, अच्छा ठीक है। नहीं, अब वैसे ये प्रॉब्लम रहा नहीं, क्योंकि अब हम क्या करते हैं ना कि अब हमारा यूपीआई से ट्रांजैक्शन, जैसे हम स्कैन जब करते हैं, जब कोई शॉप से खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बैंक में चला जाता है, रिगार्डलेस कि वो पेटीएम से है या फिर भारत QR या कुछ है। हाँ, तो अब वो पहले प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है, एक ट्रू और फॉल्स बता दो कि एनपीसीआई हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। ट्रू ये ट्रू है। और एनपीसीआई के लिए एक वो आया था ना अभी, अम्ब्रेला एंटिटी कुछ करके था कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा हेल्दी कंपटीशन, अभी लाए थे ना वो लोग। हाँ, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, वो आगे आएगा पीडीएफ में। ठीक है, ये प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड क्या है? ये मैं बता देता हूँ। तो स्पेसिफिक क्यूआर कोड्स होते हैं कोई भी किसी भी पेमेंट एक्सेप्टिंग कंपनी के, तो वो प्रोप्राइटरी क्यूआर होते हैं। जैसे दिस इज इवोल्यूशन, तो पहले प्रोप्राइटरी क्यूआर चलते थे, जैसे स्पेसिफिक ऐप है उसका अपना होता था, बट इंटर ऑपरेबिलिटी वहां नहीं थी, जैसे अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद यूपीआई कोड इवॉल्व हुआ, यूपीआई भीम के थ्रू होता था, वो वहां पे भी इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब मिनिमल थी। फिर एट द एंड भारत पे एनपीसीआई और वीजा और मास्टर कार्ड के कोलैबोरेशन के थ्रू डेवलप हुआ, और यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी ऐसी रही कि डायरेक्ट सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा, और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से यूज करेंगे तो देयर वुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन इन पेमेंट्स। ओके, ठीक है। ये कोई 2017 का है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सेकंड है एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। किया होगा। पहला वाला सही है ना, दूसरे का पता नहीं। सही है, बोथ ट्रू। हाँ सही है, दोनों ही है। दोनों सही। ओके थैंक यू। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ऐप भीम वाला, थ्री ऑथेंटिफिकेशन वाला। हाँ ये भी 2018 वाला कोई एक्सप्लेन करेगा कि दूसरा ऑप्शन होते हैं शायद उसमें, और वैसे भी फिर डाटा है तो गलत ही होगा, और किसको याद रहता है यार। हाँ, ओनली 2 फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, 3 है। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में डिफरेंस जल्दी से बता दो कोई। डेबिट कार्ड होता है कि आपके पास नहीं है पैसे फिर भी आप बाय कर सकते हो, और डेबिट होता है कि आप बहुत ऑब्वियस चीजें। ओके, हाइब्रिड कार्ड क्या है? देखो, हाइब्रिड कार्ड वो होता है जिसमें आपका क्रेडिट और डेबिट का दोनों का बेनिफिट मिलके चलता है, और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अच्छी मिलती है। एक ही कार्ड पे दोनों चिप लगी होंगी। ओके, कार्ड टोकनाइजेशन ये वो होता है कि आप जैसे हम लोग अमेज़न से लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें वो टोकन जनरेट कर देता है कि आपको डाटा फीड नहीं करना पड़ेगा। कोई एक मिनट में काट के कर रहा है, वो हो रहा है, इको हो रहा है। बहुत अभी सही है, बोलो। अच्छा ठीक है, एटीएम और उसके टाइप्स बता दो कोई जल्दी जल्दी। ब्लू, ब्राउन, व्हाइट। ब्लू नहीं है, व्हाइट ब्राउन येलो भी था वो कमर्शियल वाला। पढ़ा नहीं है यार, मैं ऐसे आगे हूँ। ओके, ब्राउन एटीएम क्या है? बैंक ओन करता है पर ऑपरेशन आउटसोर्स्ड रहता है, और वाइट लेबल वाले में नॉन बैंकिंग वालों का होता है। ओके, एंड माइक्रो एटीएम क्या है? बैंक मित्रा। ओके राइट, ठीक है। कोई जल्दी से बता दो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट का क्या लॉजिक है? ये ना चार्ज होता है एक तरीके का,
जैसे आप मॉल वॉल में जाते हैं तो वो मशीन देते हैं ना, आप उसमें कार्ड स्वैप करते हैं तो वो 10% के करीब कुछ रख लेता है, वो बाकी बाद में जमा करा देता है। चार्ज होता है एक तरीके का बेसिकली। इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, किसको कितने लोग का शेयर? तीन होती हैं, एक तो आपका कार्ड, एक तो वो लेने वाला और एक बैंक। ठीक है। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई कमिटी बताएगा? नंदन नीलकनी है, रतन वतन भी है, रतन वतन है, दिया है इसमें तो पूरा भर के। ठीक है। आरबीआई एक का क्वेश्चन है, एमडीआर प्रॉफिट मार्जिन हर्ट करता है, जो भी मर्चेंट्स होता है ना उन पे अफेक्ट करता है, ट्रू या फॉल्स? तो चार्ज लेते हैं तो करेगा यार। यस ट्रू है। वो प्रॉफिट उनका होता है बैंक्स और जो मिडिल कंपनीज है ना, तो उनके लिए एमडीआर प्रॉफिट है। आरबीआई एक इंडेक्स निकालता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन दो तो कुछ हो, वैसे तो याद नहीं। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। पेमेंट एंड सेटलमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है आरबीआई, फाइनेंशियल डिजिटल इंक्लूजन पेमेंट इंडेक्स। एक्चुअली सर ये जो आरबीआई बहुत सारे इंडेक्स निकालता है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई तो आपका एनएसओ निकालता है, डब्ल्यूपीआई आपका एडवाइजर्स ऑफ। नहीं जो सर मैं बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो हर 6 महीने में सीपीआई भी निकालती है, डब्ल्यूपीआई भी निकालती है, इन्फ्लेशन का भी निकालती है, तो आरबीआई भी निकालता है। एज पर आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है बकायदा कि निकालना है। हाँ वो निकालते हैं, हर 6 महीने में प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर भी और इन्फ्लेशन भी। क्या? ठीक है चलो आगे चलो। सब हंस रहे हैं, यहाँ कोई बता नहीं रहा है उसको, सब हंस रहे हैं। ठीक है निकालते हूँ। अरे अगर कोई गलत बोल रहा है ना तो फिर बता दिया करो कि ऐसे नहीं कि ये करेक्ट चीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि प्लीज आप उनको एक बार बता दें कि वो वहाँ पे रॉन्ग है, तो अपना डिस्कशन भी एक सही ओरिएंटेशन में जाए। हाँ तो फिर अरे इसका मतलब इसका अल्टरनेटिव वे ये है ना कि बोलने से पहले कुछ सोच के बोलो, मतलब थोड़ा सा शांति से बोलो, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, बट किसी की एक्साइटमेंट रोक नहीं सकते ना हम। नहीं तो फिर यार गलत बोलना भी तो वो नहीं है ना। ठीक है चलो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी मेन थ्योरी क्वेश्चन था, तो कोई जल्दी से अगर समझा दे तो क्या है? रिपीट कर दीजिएगा सवाल। क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करेगा? अगर किसी को दिक्कत ना हो मैं कर दूं। हाँ कर दीजिए। देखो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, सबसे पहले इसका रियल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट के लिए बीएससी है, एनएससी है, सेबी है, लेकिन जो बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसके लिए अभी तक कोई भी रेगुलेटेड बॉडी इंडिया में नहीं है। तीसरी बात, इसके ऊपर अभी तक कोई इनकम टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज नहीं है, तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। चौथी बात, इसको असेट नहीं माना जाता इंडिया में, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन असेट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया था 2018 में, ये मानते हुए कि इसका पैसा टेररिज्म को जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग में काम आता है। और चौथी बात, इसका पैसा आज तक कहां जाता है, किसको जाता है, कौन है, ये आज तक नहीं पता चला। अब सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई ने तो इसको इलीगल ट्रीट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ग्राउंड्स पे इसको लीगल माना, लेकिन इसको ये भी कहा कि इंडिया में रेगुलेट किया जाए, इसके लिए टैक्सेशन लॉज बनाया जाए और इसके लिए पूरी बॉडीज बनाई जाए जो इसको रेगुलेट करे। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है क्रिप्टो करेंसी? ब्लॉकचेन। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल नंबर कोट किया था कि जिसके तहत आप ऐसे नहीं वो कर सकते इसको इलीगल? आर्टिकल नंबर तो याद नहीं। ओके, ये हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट में क्या डिफरेंस है? ये मुझे नहीं पता। क्या हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट में कोई डिफरेंस बताएगा?
पता नहीं यार। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हम्म। ठीक, ओके। हॉट वॉलेट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जैसे कि कोई ऑनलाइन ऐप हो गई, और कोल्ड वॉलेट्स जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि यूएसबी पेन ड्राइव। बस यही डिफरेंस है। ठीक है। इसका रेलेवेंस इसमें है कि किसी को पकड़ा था पुलिस ने और उसने कुछ क्रिप्टो फ्रॉड किया था, तो व्हेन दे आस्क्ड हिम टू सेंड द मनी ही सेंट इट टू अ हॉट वॉलेट एंड देन ही अगेन टुक इट अवे। तो ये न्यूज़ में काफी आया था शायद, इसलिए वो दिया हुआ। ओके। लिब्रा क्या है? क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा। फेसबुक ने फेसबुक की करेंसी है ना? हाँ, यार मुझे क्या लग रहा था स्पेसिफिकली ना, उसे कुछ कहा जाता है, एक टर्म है। लिब्रा को स्टेबल कॉइन, करेंसी है फेसबुक की। स्टेबल कॉइन, हाँ, स्टेबल कॉइन। हाँ, इट इज बैक्ड बाय एन एसेट। राइट। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये पता होनी चाहिए। ठीक है। मैं तो लास्ट ईयर सोच रहा था कि ये करेंसी ना जो दिया ना पेज पे, मैच द फॉलोइंग में ना आ जाए कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इसने क्या किया है। ये क्रिप्टो करेंसी किसी जापानीज ने निकाली ना, आई गेस उनका एक नाम था जिन्होंने निकाली थी। सतोशी नाकामोटो। थैंक यू। वो जापानीज है या कोई है ये भी पता नहीं है अभी तक। नहीं, उसने खुद डिनाई किया था, देखा था मैंने उसको। उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है अभी तक। ठीक है, उसमें नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका पैसा किसको जाता है आज तक कोई नहीं बता पाया। ट्रांजैक्शन का वही नहीं है तो क्या ही रहेगा। नॉन फंजिबल ना, इसके पीछे वो ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स है ना और नोट्स के कंसेप्ट्स आते हैं कि वो क्यों इसे बोला जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है ना, तो वो जो लेजर बनता है ब्लॉकचेन पे वो सबको विजिबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है कोड्स के मतलब। ठीक है। फंजिबिलिटी क्या होती है? डिवीजन। अच्छा, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द वैल्यू, मतलब तो फंजिबिलिटी वही हो गया। ओके, जैसे गोल्ड में ये चीज होती है, डायमंड में भी हो सकती है? नहीं, वो वैल्यू गिर जाती है। ओके, ठीक। शेयर्स में भी नहीं हो सकती। शेयर्स में होती है, हो सकती है। नॉन फंजिबल टोकन्स आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर सेलिंग डिजिटल आर्ट। तो वो डिजिटल आर्ट भी नॉन फंजिबल टोकन्स में आ गया है। नहीं, जिसने भी बोला शेयर्स में नहीं हो सकता, वो मैं बता दूं, हो सकता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसको स्प्लिट करा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। लिख लेता हूँ शेयर का। ठीक है, ये हैंड आउट बेसिकली ना ये एनएफटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा एनएफटी के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है एनएफटी। हाँ, अरे बट उसमें प्रीलिम ओरिएंटेड क्या है, मतलब ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं लगा जाता। बोल दो आप लोग। तो अनअकैडमी के मॉक में एनएफटी पे एमसीक्यू था प्रीलिम्स का। उन्होंने पूछा हुआ था इट इज क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। फिर उसको था कि आप उसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, नहीं, और वो पर्सनल होता है या इट कैन बी endlessly traded, so it cannot be endlessly traded and an NFT cannot be endlessly traded. तो बेसिक ये डिफरेंस है कि जैसे हमारी जो करेंसी है, जैसे 2000 का नोट हो गया या 1000 का, मतलब तो वो चीज फंजिबल है क्योंकि वो मतलब अगर किसी के पास दो नोट्स हैं तो वो एक सिमिलर है, मतलब उनमें कोई फर्क नहीं है। बट अगर किसी एक ऐसी चीज जो बहुत स्पेशल हो, लाइक जैसे कि उस करेंसी पे लास्ट में 007 या कुछ बहुत डिफरेंट नंबर हो और वो एक यूनिक चीज उसमें हो, या कि लेट्स से शाहरुख खान ने आपको दिया हो, तो आपके लिए वो एक नॉन फंजिबल हो गया। वो मतलब उसको आप दूसरे 2000 के नोट से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आप उसको एनएफटी बोल सकते हो और उसे आप अब ऑनलाइन उसकी ट्रेडिंग और आप उसको सेल भी कर सकते हो कि ये शाहरुख खान ने मुझे दिया था और इसके पीछे लास्ट में इसमें 007 है, तो ये दूसरे 2000 के नोट से अलग है, तो ये मेरे लिए एक नॉन फंजिबल चीज होगी। ठीक है, ठीक। अब हम सेकंड पिलर पे आते हैं जो कि है मनी ई रूपी के बारे में कोई बता दो, न्यूज में था बारे में। ई रूपी वाउचर्स टाइप होते हैं ये, कि ये एक्चुअल में करेंसी नहीं है, इनको आप ऐसे पैसों की तरह यूज नहीं कर सकते, बट एक ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इनको यूज कर सकते हो फॉर
बेसिक प्राइमरी वेलफेयर स्कीम्स के लिए आपको एक SMS आएगा, उसमें के थ्रू आप कोड दोगे अगर किसी शॉप को या हेल्थ कोई हॉस्पिटल में, तो वो आपका वो ट्रीटमेंट या सर्विस या गुड प्रोवाइड हो जाएगा और आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट आप ये कोई रैंडम जगह पे यूज नहीं कर सकते ये रुपी जो आएगा तीन अगर गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स आपको है, भेजती है तो। तीनों में से कौन सा ये बता देना। इट इज अ कैशलेस कॉन्टैक्टलेस मेथड, सेकंड है स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर, एंड थर्ड है बैक्ड बाय एग्जिस्टिंग रुपी। सही है। हाँ तीनों सही यस, होंगे। तीनों ही सही होंगे आई थिंक। नहीं, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट वाला ट्रू था। तीनों एक्चुअली ये सिमिलरली रुपी है, जो कि गवर्नमेंट आपके नहीं अभी बीच में हुआ था कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, जो भी है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया जा रहा था कि आप स्पेंड कर सकते हो इतना जाके। इट्स लाइक अ टोकन वाउचर जिसे देते हैं रिलायंस वाले, एक वैसे ही। कीवर्ड है जो इसमें मुझे याद आ रहा है, वो है पर्पस ब्लाइंड। तो पर्पस ब्लाइंड से मतलब काफी सही से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। ओके, क्या है पर्पस ब्लाइंड? तो जो जिस चीज के लिए निकाला है ना, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इशू करता है बच्चों के लिए एजुकेशन सब्सिडी, तो विथ रिस्पेक्ट टू वही उसी से रिलेटेड गुड्स खरीद पाएंगे, ना कि कोई गलत चीज में उपयोग होगा। एग्जैक्टली काफी डेडिकेटेड होता है ये। ठीक है। इसका और सोर्स ये पर्पस किसने के लिए डेवलप किया है? यूज हो ये सकता शुरू है। करते हैं। ई रुपी डेवलप किसने किया है? ये आई थिंक एनपीसीआई ने NPCI करा है। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ ये किया है? फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, किस प्लेटफॉर्म पे किया है? रुपए कार्ड इज यूज्ड आई थिंक। यूपीआई करेक्ट प्लेटफॉर्म मी, पे किया है। यूपीआई पे यूपीआई। करा। ओके, ठीक है, अब हम थैंक यू प्रोसीड कर रहे हैं सेकेंड। फर्स्ट हैंड आउट से किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ इम्पोर्टेंट बताना है जो हमने नहीं कवर किया है फॉर प्रीलिम्स, या फिर कुछ करंट अफेयर्स का अपडेट प्रीलिम्स कुछ के है लिए किसी को? थोड़ा सा वो था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थी ना, जो हम आरबीएल आ रही है चाइना में। बेसिकली सब सारी कंट्रीज के ला रही है, तो हमें उसका थोड़ा सा ना बस वो पता होना चाहिए कि क्या एडवांटेजेस हो सकती है। मतलब मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस, मतलब उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगे और मतलब इस टाइप से, या फिर कुछ इसकी डेफिनेशन आ जाएगी क्रिप्टो से कैसे अलग है उस टाइप से। मेनली हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाएगी, जाली नोट नहीं हो पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे कि किसको डायरेक्टली हमने ऑनलाइन सेंड किया है। ये बिटकॉइन का इतना जो बोलवाला है वो थोड़ा कम होगा एंड थोड़ा होमोजेनिटी आ जाएगी, बस इसमें ये है। एंड फिर कंक्लूजन है नॉर्मल। बस इतना ही था, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, कोई मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M0, M1, M2, M3 में डिफरेंस बता दो। ठीक है, वो नेक्स्ट चलें? हाई पावर मनी। ये कोई बोल रहा टेबल है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आई गेस, इसको तो पढ़ लेंगे तो इट विल बी इनफ। हाँ मतलब बताओ किसी बताओ आप रिकॉल शेरशाह करो बताओ। लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन बहुत याद इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार बता दो। हाँ मैं बता देता हाँ हूँ लेट मी। ये मैं बता देता कि हूँ। होता क्या है। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू। चलो हाँ मैं बता बता दो, रहा हूँ मोहित कि बता दो। बेसिकली ना कि देखो क्या होता है कि अब मनी सप्लाई में उन्हें आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक है, उन्होंने उसको एक तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक को हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नैरो मनी एंड व्हाट इज ब्रॉड मनी। एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉड मनी और नीचे M1 मतलब ऐसा तो इतना टेक्निकल नहीं आएगा, बट हमें ब्रॉड मनी का ये पता होना चाहिए कि M3 इज द ब्रॉड मनी बस, और M1 M2 आर नैरो मनी। क्यों ऐसा क्यों है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में एक पूरा रटा होना चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट इज कि इसमें करेंसी होती है। करेंसी, व्हाट इज करेंसी, जो हमारे पास हमारी पॉकेट्स में या फिर बैंक्स में, मतलब बैंक्स में नहीं है, हमारी पॉकेट्स में, और वो है
और उसके बाद आते हैं इसमें दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक है कमर्शियल बैंक्स और एक है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। उसमें दोनों में नीचे चीजें सेम है, ये डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। इसमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। डिमांड डिपॉजिट्स होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें हम यूजुअली डिमांड के अकॉर्डिंग हम पैसे निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। बट टाइम डिपॉजिट्स आर डिफरेंट थिंग। टाइम डिपॉजिट्स में हम लॉन्ग टर्म उनमें पैसा रखते हैं, लाइक एफडी, आरडी। इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी हमें ज्यादा मिलता है। तो ये टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स में ये डिफरेंस है लिक्विडिटी का। तो ये लिक्विडिटी बेसिकली हमें मेजर कर रहा है। हम M1 से M3 की तरफ जाएंगे तो हमारी लिक्विडिटी में डिफरेंस आ जाएगा। और क्योंकि उसमें टाइम डिपॉजिट्स ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो जहाँ टाइम डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे तो लिक्विडिटी वो कम हो जाती है। तो हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है, वो सबको पता है। तो इसमें बस ये पता होना चाहिए कि M1 में CU है, मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स है बस। M2 में आते हैं, उसमें डिमांड डिपॉजिट्स है लेकिन पोस्ट ऑफिस का। और ब्रॉड मनी दैट इज M3 में आते हैं, उसमें टाइम डिपॉजिट्स है लेकिन कमर्शियल बैंक का, और पोस्ट ऑफिस का कुछ नहीं है। तो इसकी ट्रिक ये है, M1 और M3 दैट इज ऑड वन, जैसे 1 और 3 में पोस्ट ऑफिस का कुछ लेना देना नहीं है। और M2 एंड M4 दैट इज इवन वाले में पोस्ट ऑफिस का लेना देना है। और उस पर साइड में लिक्विडिटी भी दे रखी है कि लिक्विडिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी टाइम डिपॉजिट्स बढ़ रहा है। और M4 में सब कुछ होता है, करेंसी भी होती है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल और पोस्ट ऑफिस, और टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल एंड पोस्ट ऑफिस। तो हमें लिक्विडिटी का सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा M1 की लिक्विडिटी है। देखो यार, ये अभी तक ना इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे टोटल इस डायग्राम से, है ना। एक आया था लास्ट ईयर, वो आपने 1 लाख रुपए दिए और निकाल लिए, ठीक है। और 2007 और 5 के आसपास पूछते थे। ये सिंपल सा रखो, लिक्विडिटी का देख लो, हायरार्की क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, और इसकी क्वांटिटी, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, सब नहीं, जो ये लास्ट ईयर आया था ना 2020 वाला क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्चुअल था। उसमें हमें ना सिर्फ टेबल बनाना पड़ता, लेके कर रहे हो तो वो चेंज हो जाता, अनचेंज ही था ना। हाँ, बट वो अनचेंज क्यों होता, ये भी तो लॉजिक है ना, इसमें भी कंसेप्ट ही लगेगा यार। अच्छा, जो टेबल में दिया हुआ है ये M1, M2, M3 के बारे में और M4 के बारे में, M0 के बारे में नहीं दिया हुआ, उसमें क्या डिफरेंस होगा? वो तो वो है ना कि जो RBI क्रिएट करती है मनी, हाई पावर मनी वाला। अच्छा, जो मनी RBI क्रिएट कर रही है, मतलब करेंसी में याद रह गया, अच्छी बात है। बस लिक्विडिटी देख लो और इनकी क्वांटिटी देख लो, इससे ज्यादा इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इसमें एग्रीगेट मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, कौन से मेजर को? M3। ओके, M3 को मतलब हम यूज करते हैं, ठीक। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है? लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना मार्केट में, मनी सप्लाई को बढ़ाना, मतलब हम डाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मनी। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? आगे आएगा ना मनी मल्टीप्लायर आएगा। हाँ, आएगा। और अभी वो, हाँ, आगे कवर होगा। क्वेश्चन था मेरे पास, कोई बता सकता है क्या कि RBI ये क्यों मेजर करता है? व्हाई आर दे इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट M0, M3 या व्हाटएवर? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करने के लिए ना, उसी हिसाब से तो वो डिसाइड कर पाएगा कि क्या इंटरेस्ट रखना है, कैसे रखना है। जब उसे मालूम ही नहीं होगा कि मार्केट में कितना मनी है, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए भी। इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसी सेट करने के लिए, बट क्यों करता है, मतलब व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनल गोल क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ना। एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, RBI की खुद की ये जो असेट्स और लायबिलिटीज कोई बता दो जिसके बेसिस पे वो मनी। सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन था मेरा कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन में M0 बढ़ेगा या M3 बढ़ेगा? दोनों भी तो बढ़ सकते हैं ना। 0 बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि इन्फ्यूजन इज डन बाय RBI ना। लेकिन RBI अपने पास भी तो होल्ड करके रखती है ना मनी। नहीं, तो आप इन्फ्यूज जब करते हैं तो मार्केट में करते हैं ना। तो M3 बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा यार।
ओके फाइन, ठीक है सर। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर, इसमें एक कीवर्ड है मिनट फ्रैक्शनल जो रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन। वेट, मतलब मैं ये कह रहा था कि जब हम लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करते हैं तो M0 बढ़ने के चांसेस क्या होंगे? मतलब आई डोंट थिंक कि M0 बढ़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं ना। जैसे कब करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल या फिर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है वो ले लेते हैं और लिक्विडिटी दे देती है बैंक को, मतलब या फिर ये सब वैसे ही नो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन नो होता है सर, ना। आई थिंक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने से M0 ही बढ़ेगा, बिकॉज वो आरबीआई की ना लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, बिकॉज आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड देन इट विल क्रिएट मोर मनी। तो वो हाई पावर्ड मनी बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली वो हाई पावर्ड मनी वो मल्टीप्लायर की वजह से M1 M2 M3 सब कुछ बढ़ेगा, बट M0 इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, आई थिंक सर M0 ना आपको आई थिंक कि वो मॉनेटरी बेस्ड बोलते हैं। एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम केसेस में वो मनी प्रिंट करती है ना आरबीआई, उस समय M0 बढ़ेगा और रेगुलर सर्कमस्टेंसेस में M3 बढ़ेगा, मतलब बैंक जो इन्फ्यूज करती है एक अनसोल्ड और रहेंगी जनरली उनको आरबीआई के खरीदने के लिए टारगेट। वो प्रिंट करेंगे, आई थिंक राइट। आप ये कह रहे हैं कि जो जी सेक अनसोल्ड बचेगी उसको लेने के लिए। हाँ मतलब हाँ मैं ये कह रहा एग्जैक्टली। था कि प्रिंट करना मतलब डायरेक्टली मनी क्रिएट करना है ना, बट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन तो वही होता है ना कि जैसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो बाय कर लेती है और उसके बदले कैश दे देती है, वही करती है ना लिक्विडिटी सर इन्फ्यूजन। आरबीआई के पास में मनी रिजर्व में भी रहता है ना वो, मतलब जैसे बैंक से जब ले लेती है तो इकोनॉमी से मनी बाहर निकल जाता है, और इन्फ्यूज अगर करना है तो उस मनी को भी वापस इन्फ्यूज कर सकती है, और एक होता है कि नया मनी प्रिंट करके इन्फ्यूज करना, तो उसमें आई थिंक M0 बढ़ेगा। ठीक है, क्या आगे चलते हैं? ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? नंबर ऑफ हैंड्स इट एक्सचेंजेस। नंबर ऑफ हैंड्स कितनी बार हुआ। ठीक है। फिलिप कर्व क्या रिलेशन है? इसमें बस एक चीज याद रखने वाली वेलोसिटी वाले में कि पुअर पीपल के जब मनी हाथ में होता है तो ज्यादा वेलोसिटी होती है। ज्यादा वेलोसिटी। ठीक और है। फिलिप कर्व शायद वो इन्फ्लेशन वाला है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। क्या रेंज सही रहता है इन्फ्लेशन का? 3 to 6। 3 to 5%। 3 to 6। 2 to 6 है ना? 2 to 2 6 to 6 है, मतलब सॉरी। इंडिया में तो 2 to 6 है। 2 to 6। हाँ हाँ। एंड 4% आइडियल रहता है विद 2% का वेरिएशन आगे पीछे। ओके। ठीक है। ये वेरिएबल रिजर्व रेशियोज कोई बताएगा? क्या अच्छा सीआरआर ठीक। से यू मीन सीआरआर एसआरआर, राइट? राइट। ओके, तो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई एक्ट के अंदर करा गया था एंड इसमें ऑल कमर्शियल, शेड्यूल कमर्शियल, नॉन कमर्शियल बैंक, लेकिन सभी को करना होता है ना सीआरआर तो। ये बैंक के लिए होता है बेसिकली। हाँ, बैंक्स कुछ पोर्शन मतलब उनको वो होता है कि उनको जमा कराना पड़ता है विद आरबीआई। एंड ठीक इसमें है, और एक इसमें चीज दो कंडीशन है कि हाँ नॉन शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो अपने पास रखते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है कैश के फॉर्म में। राइट। और क्या सीआरआर रखने पे कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं। नो। कुछ नहीं। और अच्छा एसएलआर जो है सीआर वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है 1949। हाँ। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट क्या है सीआरआर की? शायद कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट इज गिवन इन द एक्ट एज सच, पर एसएलआर में स्पेसिफिकली 40% बोला गया। 42। ओके। किसी को कुछ 42 हो गया क्या? शायद नहीं 40 है। 40 है। इसमें टेबल में लिखा है, एक बार देख लो। 40 इसमें दिया है, अपडेटेड है गेस ये। अच्छा, कभी सीआरआर 100% हुआ है? हुआ है। 100% अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले डिमोनेटाइजेशन में। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस था जब 100% हुआ था, वरना कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं डिफाइंड है। एंड क्या रेंज रहता है सीआरआर का और एसएलआर का आइडियल रेंज?
वो कुछ सीआर 18% 4% है था अभी। ना शायद। हाँ, तीन ये चार इसके बाद अभी 18% है। हाँ, राइट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? जिसपे बैंक रेट ये अभी आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया है वैसे। अभी ज्यादा से ज्यादा रेपो रेट पे यूज होता है। बैंक रेट करंटली एज मृणाल सेज इज यूज्ड मेनली फॉर पेनल्टी वगैरह पर्पसेस के लिए। जो वो नहीं राइट, रखते हैं वो थोड़ा। हाँ, एंड उनको जो उसका पेनल्टी, लोन ड्यूरेशन पीरियड का होता है। हाँ, राइट, सीआरआर और मनी मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है? 1/r है वो। मनी मल्टीप्लायर 1/CRR होता है। जितना कम CRR उतना ज्यादा मनी इनवर्स मल्टीप्लायर। रिलेशनशिप आई थिंक, हाँ। राइट। 4% CRR 25% क्रिएशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। चलो ठीक है, कुछ इसमें दिख नहीं ठीक है, रहा है। हाँ। एक बार बस अच्छा वो ये कंपैरिजन बताओ देख कि लेते अगर हैं। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक बस क्वेश्चन है कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो हमको सीआरआर को कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन CRR को है कम करना तो चाहिए, बढ़ाना है ना, बढ़ाना होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट बैंक करेंगे। तो वो लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो सही है ना। इन्फ्लेशन में लोगों के ठीक पास है, ज्यादा पैसा रहेगा तो बढ़ाना और इन्फ्लेशन बढ़ाना आएगा। चाहिए। अच्छा, एक ट्रू CRR और बढ़ाना फॉल्स चाहिए। बता दो कि CRR इज अ पॉलिसी रेट विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। रेपो करते हैं, फॉल्स है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। बैंक रेट, MSF एंड रेपो रेट, तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो बता दो कि कब, किस ईयर बता दो तीनों का। एक तो 34 होगा। सबसे लेटेस्ट रेपो कौन सा आया 2000 है? रेपो आया होगा 2001 के आसपास, पता नहीं। MSF है 2011। MSF सबसे लेटेस्ट है 2011। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा और है रेट बैंक जिसमें रेट और MSF सिर्फ बैंक के लिए होता है। रेपो रेट जो होता है वो सारे मतलब सकते हैं, और लोन ड्यूरेशन बैंक रेट का लॉन्गर होता है। MSF और रेपो रेट का 14 डेज मैक्स होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम SLR की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको यूज करके हम बोरो कर सकते हैं? किस रेट में? MSF। MSF में होता है शायद कि आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, ठीक है। ये एक जो है क्वेश्चन भी कर बैंक, लेते हैं ना हम लोग, ये जो ऊपर है। ओके, ठीक है। CRR रेफर्स टू, CDS का है 2020 क्वेश्चन। ये तो बी होना चाहिए शायद। हाँ, बी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SLR। To meet SLR, commercial banks must keep cash only. SLR is maintained by the banks with themselves. SLR restricts the banks' leverage in pumping more money into the economy. 2 and 3 2 and 3. पहले वाले का सीआरआर है ना वो तो। नहीं, इसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर्फ कैश नहीं रखना होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। Next question है, when RBI reduces SLR by 50 basis points, which of the following is likely to happen? India's GDP growth rate increase drastically. Foreign institutional investors may bring more capital into our country, and scheduled commercial banks may cut their lending rates. And last, it may drastically reduce the liquidity to the banking system. So C. A and C. Okay. MSF और रेपो रेट का ड्यूरेशन क्या होता है एग्जैक्टली? शॉर्ट टर्म तो है, बट शॉर्ट टर्म में भी 1 डे होता है ना, 1 डे। 0 to 14 MSF days। रेपो रेट से महंगा होता है। शॉर्ट टर्म नहीं, इसमें लिखा ना यूजुअली ओवरनाइट टू 14 डेज। ओवरनाइट से 14, ठीक है। ठीक है। MSF हमेशा रेपो से ज्यादा होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू।
पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है? एक लेंथ होती है, इनका डिफरेंस ही होता है एमएसएफ और लेंथ होती है। रिवर्स रेपो के बीच में डिफरेंस। ओके, ठीक है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कोई बता दो जल्दी से। रेपो रेपो में में होता है आरबीआई क्लाइंट्स को पैसा गवर्नमेंट देती है। सिक्योरिटी यूज करते हैं। अच्छा, रेपो की रेपो में फॉर्म बता दो कोई। किसकी? हैं रेपो की फुल फॉर्म क्या होती है? रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। परचेसिंग ऑपरेशन साइन करने की लेंगे भाई। यार बीआर बैंक रेट, एमएसएफ और रेपो रेट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो है टाइम को लेके कि कितने पीरियड के लिए लोन चाहिए। बेसिकली ये है, अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे ना तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। रेपो का कोई और नाम है? कॉल ऑन मनी आई थिंक। ये है रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसमें और किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है? मार्केट रेपो क्या है? जब आरबीआई के अलावा दूसरे प्लेयर्स करेंगे तो वो मार्केट वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या थे? 3 साल के लिए जो लास्ट ईयर हुआ था। हाँ, ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, ये 2021, इस पे कोई कुछ बताएगा? वो वन टैप वाला वो था ना कि बैंक खोलने के लिए था कि आप डायरेक्ट जब मन चाहो तब आप खोल सकते हो, वैसा कुछ था क्या? पढ़ा हाँ, नहीं वो तो लाइसेंस था, ऑन टैप लाइसेंस था। पता नहीं मुझे, मैं ऐसे रैंडम गैस कर रहा हूँ। ठीक, ये आई थिंक सर ने अपडेट किया है। ये ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, ये देख लेते हैं। इसमें व्हेनेवर बैंकर्स रिक्वायर ही कैन गो टू आरबीआई टू बोरो दिस अमाउंट। ठीक है, बस इतना ही लिखा है इसमें। ये स्पेशल एलटीआरओ विंडो क्या है? ये कुछ भी पढ़ लेंगे, लिखा हुआ है कुछ ऐसा हो। जस्ट एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलटीआरओ में, तो ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अपना एक क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ इस चक्कर में। राइट, ठीक है। एक ऑपरेशन ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कोई समझा दो। बाय लॉन्ग टर्म एंड सेल शॉर्ट टर्म, ओएमओ है जैसे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? सॉरी, हाँ वही मैं पूछ रही थी। एक ट्रू और फॉल्स बता दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट वाज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू है ना, वो करता इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू कॉर्पोरेट्स। नहीं, मेक बोरोइंग चीपर ना कंपनी के। हाँ वही मतलब वही है ना। मेनली पर्पस ये था कि कुछ भी करके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, हर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पीछे ही भागता है क्योंकि वहां पे सेफ है हमारा पैसा और हमें ज्यादा मिलता है। तो उसी चीज को ये किसी जो वर्ड है ना ट्विस्ट का मतलब है कि जो बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट के ऊपर जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, उसको ट्विस्ट करके नीचे लाना ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स में लोग इन्वेस्ट करें और उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाए। तो ट्विस्ट का मतलब है गवर्नमेंट की यील्ड को नीचे ट्विस्ट करके नीचे डाउन करना। ये बताओ, अगर इकोनॉमी बूम होगी तो बॉन्ड यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना, कम होगी। बॉन्ड यील्ड कम ही होगी। हाँ, रेट कम होगा। एक क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने पूछा था व्हाट आर द फिस्कल मेजर्स बाय द आरबीआई टू कंट्रोल, तो उसमें ओएमओ का ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये आपका आएगा मॉनेटरी
मेजर्स में। मॉनेटरी में आता है, ये लास्ट ईयर था शायद कहीं, हाँ, एक्चुअली हाँ ये है क्वेश्चन आई गेस लास्ट ईयर प्रीलिम। विजन वाले टेस्ट में था। विच ऑफ देम एक्चुअली इज और आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। हाँ तो पहले दो हो गए ना। पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक डेब्ट तो आपका फिस्कल में आएगा ना। हाँ राइट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलते हैं। यार एक ये बार ना उसको पीछे करो, अभी आपने स्लाइड एक तो उसमें एक था स्टेरिलाइजेशन, वो स्किप कर दिया थोड़ा और। हाँ वो स्टेरिलाइजेशन था ना, कहाँ गया? फॉरेक्स स्वैप बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, ये थी फॉरेक्स स्वैप। एक तो स्टेरिल, हाँ ये रहा ना, ये स्टेरिलाइजेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ना आप वो लेके आओ जहाँ पे वो था ना CRR 18%, 13%, वहाँ छोटे छोटे 2-3 चीजें हुई हैं, वो देख लेते हैं। अगर आपको याद है तो बता दो आपको क्या है। एक मिनट, वो जो फिगर आ रहा है ना, वो फिगर थोड़ा और ऊपर और अच्छा, एक ऊपर। स्टेटमेंट, एक मिनट, ये जो ये फिगर है ना, ये नीचे वाले, एक मिनट, ये जो RBI वो दिखा रहे हैं ना SBI के साथ, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो MSF करके दे रखा है, बोला उन्होंने पूछ लिया था। एक तो था BPLR करके था ना, MCLR कुछ करके, वो जो लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने। वो तो आगे आएगा ना शायद। आगे भी आएगा नहीं, वो अब खत्म हो गया, यही था। इसके बाद वो डेप्ट और सिक्योरिटी चला जाएगा, यही था, इतना ही था। नहीं MCLR आपका मार्जिनल आगे। कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट है ना, तो वो आगे आएगा। हाँ वही, हाँ वो भी आगे आएगा, कवर होगा वो। ठीक है वही था। अच्छा, एक चीज बताना, विद इन लास्ट डिकेड SLR हैज बीन स्टडीली डिक्रीज्ड, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स ही होगा, स्टेडीली डिक्रीज तो नहीं हुआ है। कुछ भी स्टेडली, और ये कहाँ होता है, कुछ ना कुछ तो। अच्छा, SLR नहीं हुआ मतलब स्टडीली डिक्रीज? डिक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट डिकेड 10 साल में बोल रहे हो आप। हाँ तो लास्ट 1-2 डिकेड में तो हुआ ही तो है यार, रोनाल्ड सर ने ही बताया हुआ है, देख लो। स्टेडली डिक्रीज हुआ है, मतलब होता चला गया है, मुझे नहीं लग रहा। इस पे देखते हैं, बट जब तक मुझे पता है गया था। देखते हैं इस पे, मतलब चेक कर लेते एक बार। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स CRR का वो पूरा स्टार्टिंग में दिया था ना, मनी मल्टीप्लाई का दिया हुआ था ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हाँ आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता दो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के, गवर्नमेंट के भी और कॉर्पोरेट्स के भी। गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म का T-बिल होता है, लॉन्ग टर्म का GSEC होता है, और कॉर्पोरेट का बिल ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म और बॉन्ड होता है। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट है, दैट इज फॉर कॉर्पोरेट्स। अच्छा, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? वो तो अलग होता है ना, मतलब अगर कोई फॉरेनर है उसको इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने तो कर नहीं सकता है वो, बिकॉज ही डजंट हैव पैन कार्ड वगैरह। राइट। अच्छा, ये सॉरी टू, हाँ बोलो। वो दृश्यम सर ने बोला था ना SLR स्टेडीली डिक्रीज हुआ है, मैंने RBI का डेटा चेक किया, वो सर सही बोल रहे थे, वो स्टेडीली डिक्रीज हुआ है। बहुत कम चीजें जो स्टेडीली होती हैं। वही तो। ओके ठीक है, विल कीप इन माइंड। लास्ट डिकेड में CRR डिक्रीज हुआ है। SLR की बात हो रही है यार, डिक्रीज हुआ है ओवर अ डेकेड। आई थिंक 1990 से शायद कम हुआ है ना, ऐसा कुछ है शायद। हाँ सर, वो 30 से शुरू हुआ था, फिर 29, 28, 26 अराउंड, अभी इट इज 18%। ठीक है, सही पॉइंट निकाला सर आपने। ठीक है, आगे इसमें ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट क्या होता है? हाँ, ये बेसिकली है ना कि अभी तक ऐसा था कि डायरेक्टली हम कभी भी RBI से कुछ खरीद नहीं सकते,
अगर हमको जी से खरीदना है, टीबी लॉ खरीदना है, तो वी हैड टू गो थ्रू ब्रोकर्स, तो मिडल मैन रहते थे हमेशा। तो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कि इवन कॉमन पब्लिक कैन बाई डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। तो उसमें गिल्ट अकाउंट खोला जाएगा, मतलब हर किसी का ऐसा कुछ है। किसी को पोर्टल का नाम याद है क्या? आया नहीं शायद पोर्टल अभी, कुबेर पता है क्या? कुबेर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म करते हैं। नहीं, ई कुबेर तो आरबीआई का वो है ना, आरबीआई का अलग है वो। अच्छा, वो इसका परचेजिंग का मतलब डायरेक्टली यू एंड मी कैन गो टू दैट पोर्टल एंड बाय सिक्योरिटीज। भी इससे एक रिलेटेड ना एक करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा था, मैं अगर बताऊं तो उसमें ना उन्होंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आप ले सकते हैं। रिसेंटली नितिन गडकरी ने इसे रिलीज किया है। इनबिट, और यू सेइंग रेडिक्स अबाउट करके है इनबिट? क्या? रेडिक्स करके है क्या वो? नहीं यार, वो तो नहीं है शायद। किसी को कोई चेक करके बता देना अभी। प्लेटफॉर्म इनक्यूबेटर है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड वाला तो हो गया है ना? हाँ, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस है। हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? प्लीज प्लीज। हाँ, एनसीएमसी कार्ड एक हम लोग ने मतलब गवर्नमेंट ने किया है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने निकाला है एनसीएमसी कार्ड, और उसके साथ कौन सी कंपनी एसोसिएटेड है? हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है सर। और कंपनी कौन सी है? टाटा वाली होगी, अगर नहीं होगी तो। क्या है इस कार्ड का फुल फॉर्म, क्या बताएंगे जरा उसका? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कॉमन कार्ड। मोबिलिटी कार्ड। और कंपनी है जो मतलब पीएसयू जो सपोर्ट कर रही है इसको, तो एनपीसीआई तो कर ही रहा है, और उसके साथ साथ बीएल कर रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एनएचएआई भी है ना शायद इसमें, या वो अलग है? वो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, और ये एनपीसीआई तो रहेगा ही, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके एडवांटेजेस क्या है मोबिलिटी कार्ड का, थोड़ा कोई बता देगा जस्ट इन 1-2 सेंटेंस? ये अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए है, अर्बन सिटीज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज करने के लिए है। फॉर एग्जांपल मेट्रोस, फॉर दिल्ली मेट्रो कार्ड वुड बी यूज्ड इन कोलकाता मेट्रो और मुंबई मेट्रो, और आल्सो इन द बीआरटीएस बसेस आल्सो, सबके लिए एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है सर, थैंक यू देव सर। थैंक यू। ऑपरेशन तो सबसे पहले किसने किया कंफ्यूज था? ना हो फास्टैग से, जस्ट अ मिनट। किसने किया था? इसको फास्टैग से कंफ्यूज ना करें, फास्टैग इज फॉर निक्सन के डिफरेंट टाइम पे किया था। हाँ। 1979। ये रिटेल इन्वेस्टर्स वाला जो पोर्टल है वो चेक किया तो वो वही उसका नाम ही है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल ही है उसका नाम। अच्छा, रेडिक्स करके है ना? हाँ हाँ, उसका नाम है यही कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, तो वही पोर्टल का नाम है। अच्छा, जो ई कुबेर होता है वो तो वो चीज है ना जिससे बैंक और आरबीआई डील करते हैं। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, है ना? ओके ओके, अच्छा हो गया मैं आ गया यार। क्या होता है? ये क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है सभी को, जब आप लोग नहीं बोल रहे हो ना, तब अपने आप को माइक को म्यूट कर लो, इससे इको कम हो जाएगा। जी सर, क्या है? पहले तो फुल फॉर्म बता दो। सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान होता है इसमें, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में डिफरेंस पूछता है। मैंने देखा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में द टोटल अमाउंट इज अनडिस्क्लोज्ड, कितने का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन होगा, बट जीसैप में दे ऑलवेज डिक्लेयर द अमाउंट बिफोर इटसेल्फ कि हम 1 लाख करोड़ का करेंगे। राइट, जैसे इन्होंने बताया कि 2 उसमें करेंगे पार्ट्स में, वो आगे जाके। ठीक है। हेलो, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये लोन टू वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है? हम मार्जिन का कंसेप्ट बेसिकली ऐसा होता है कि अगर 1 लाख का लोन चाहिए तो हम बोलेंगे कि आपके पास इतने पैसे होने ही चाहिए, 10% मार्जिन रखेंगे, तो उतना पैसा तुम्हारे पास होना ही चाहिए। जैसे आपके पास 100 रुपए है तो कुछ मिनिमम अमाउंट आपको गोल्ड में देना ही होगा, वैसा उस टाइप का याद कर लो, और कुछ नहीं था। ठीक। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग लेमन में बस इतना समझ में होना चाहिए कि बैंक्स आर रिलक्टेंट टू गिव लोन्स जब
ऐसा होता है क्रेडिट रेशनिंग में बैंक्स लोन नहीं देती आसानी से, वो थोड़ा सेव करती है और इजीली लिक्विडिटी कम होने लगती है मार्केट में। जैसे कि राशन में होता है ना, कुछ लिमिट होती है कि इतना ही मिलेगा, ऐसे ही क्रेडिट में भी कि इस इंडिविजुअल को इतना ही मिलेगा, इतना ही आप लोन देंगे, वो कैटेगरी आप डिसाइड कर लेते हो कि कितना हाउसिंग को दोगे, कितना एजुकेशन को देंगे। बेसिकली ये सब ना क्वालिटेटिव टूल्स है टू कंट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करने के तरीके ये। बस हाँ। नाम याद कर लो आउट से, क्रेडिट रेशनिंग हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। मेनली इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना, इनको हम सेलेक्टिव क्रेडिट टूल्स ही बोलते हैं। और इससे Correct. पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे CRR, ये सब ये जनरल टूल्स होते हैं, यहाँ पे हम सेक्टर स्पेसिफिक करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आई थिंक रेट्स तो नहीं याद होंगे, बट कोई ब्रॉडली बता दो सेक्टर्स। इसमें बेसिकली आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो वीकर सेक्शन है, फिर एक एग्रीकल्चर ऑल करके होते हैं, एग्रीकल्चरल ऑल, एंड एग्रीकल्चर स्मॉल एंड मार्जिनल होते हैं, एंड देन एक अदर्स वाली कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, आवास योजना है, एनवायरमेंट है, फूड है। एमएसएमई स्टार्टअप्स, हाँ एमएसएमई स्टार्टअप्स को ऐड किया गया। ओके, ठीक है। इसमें और वर्मी कंपोस्ट है। मैं एक बार बोल दूं क्या आदर्श वाले का क्या है? हाँ सर। हाँ, स्मॉल एंड मीडियम है, उसमें हाउसिंग है, फिर फूड प्रोसेसिंग, बायो फर्टिलाइजर, सीड प्रोडक्शन, एक्सपोर्टर्स, स्टूडेंट एजुकेशन लोन भी इसी में आएगा, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सब कुछ आएगा इसमें। मतलब जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें लग रही है ना, वो सब आएगा इसमें। ठीक है, कितना है परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में? 40 है ना? हाँ, एंड फॉरेन बैंक्स का है कुछ कैटेगराइजेशन है, कोई बताएगा? हाँ, इंटरनल कोटा नहीं होता है। अगर लेस देन 25 ब्रांचेस है तो इंटरनल कोटा नहीं होगा उनको। लेस देन 20 ब्रांचेस, 20 branches, right? Or 25? करेक्ट, 20 करेक्ट। हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी है कोटा इसमें, माइनॉरिटी के लिए। हाँ, ये है। अब जो फर्स्ट वाला कॉलम था ना, वीकर सेक्शंस वाला, उसमें SC ST है, वुमन भी है शायद उसमें। हाँ सर, माइनॉरिटीज भी है। उसमें 2-3 और चीजें हैं, बस याद रख लो। स्कैवेंजर्स है, आर्टिसंस है, PMJDY बेनिफिशियरीज है, NRLM NULM बेनिफिशियरीज भी है। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब SC ST, वुमन, हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटीज, स्कैवेंजर्स, आर्टिसंस, PMJDY एंड NRLM। ठीक। What's the rate of RRB? I mean, Priority Electrician lending share of RRB. अपने साइड से ना वो एक बार देख लेना परसेंटेज क्या है, क्योंकि वो पूछ लिया था ना उन्होंने जो 8 कोर इन। हाँ, परसेंटेज इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कमर्शियल बैंक है जिसमें फॉरेन बैंक्स भी आएंगे, और इसके साथ में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 40% है, जो हमें पता है नॉर्मल। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए ये 75% है। हम ऐसे भी इसे ध्यान में रख सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग ही कुछ मोटिव होता है, तो इसलिए इनका परसेंट ज्यादा किया है, 75%। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है। स्मॉल फार्मर क्या होता है, क्योंकि इसमें उसको भी है प्रायोरिटी सेक्टर में, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Holding less than 2 hectares of 2 hectares, right? करेक्ट, ओके। ठीक है, एग्रीकल्चर के सिर्फ स्मॉल फार्मर्स इंक्लूडेड हैं, ट्रू और फॉल्स? क्या, दोबारा बोलिएगा? एग्रीकल्चर में इसमें ऑल फार्मर्स इंक्लूडेड हैं या सिर्फ स्मॉल वाले इंक्लूडेड हैं? दो अलग अलग कैटेगरी है ना इसमें। हाँ, एक कैटेगरी ऑल हो गया, हाँ, एंड अदर इज स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है। एक बार मैं परसेंटेज को समराइज करता हूँ। वीकर सेक्शंस के लिए 12% है, एग्रीकल्चरल ऑल फार्मर्स के लिए 8% है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 10% है, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5% एंड अदर्स के लिए 2.5%। अब इसको रटना कैसे, थोड़ा कोई ट्रिक वगैरह है तो बोल दो कोई। ये ना थोड़ा कॉमन सेंस से ही रटना पड़ेगा, लाइक मतलब आप यही सोच लीजिए जिसको जितनी ज्यादा जरूरत है उसको इतना ज्यादा लेंडिंग दिया हुआ है। मेरे हिसाब से और कोई ट्रिक लग नहीं रही। लाइक विमेन, SC ST, माइनॉरिटीज, ये सबसे ज्यादा जो है पिछड़े हैं सर, तो उसके हिसाब से इनकी 10% है। और जिनका
जिनका इंक्रीज किया गया है उन पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में मार्जिनल है अप टू 1 हेक्टेयर वाले का 10% किया गया और वीकर सेक्शंस का 12%, पहले 10 था। इसमें ना ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें परसेंटेज ना रिफॉर्म्स के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो इनको मतलब ऑल्दो यूपीएससी ऐसी चीजें कम पूछते हैं जिसमें चेंजेस वॉलेटाइल हो, बट मतलब हमें लेकिन ये पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से कि हाँ ये ज्यादा था ये कम था। एक नहीं यार, एनालॉजी वैसे वैसे ये चीज ज्यादा चेंज नहीं होती है, मतलब पीएसएल नॉर्म्स हर 2-4 महीने में चेंज नहीं करते वो, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट आई वुड से। अभी लास्ट ईयर तो चेंज हुआ है। पीएसएल में ना एक्चुअली कौन ऐड हो रहा है कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा चेंज होता है, रेट ज्यादा चेंज नहीं होते। एंड सर वन डाउट मेरे को जो था, अगर जो सेक्टर्स या जो बैंक्स पीएसएल नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पाते तो उसका क्या एक्शन होता है फिर? नाबार्ड, एनएचबी, 2-3 चीजें और है। आरआईडीएफ करके नाबार्ड का वो फंड है ना, उसमें चला जाता है पैसा, उसमें देना पड़ता है। एसआईडीएफ भी है ना, एक एसआईडीएफ। हाँ सर। नाबार्ड का आरआईडीएफ है, एसआईडीएफ किसका है लिखा था वो। हाँ, सिडबी है, एनएचबी है, मुद्रा है, 4 फंड है अलग अलग। और ये सर्टिफिकेट्स है, अगर जो अंडर अचीवर वो खरीद भी सकता है उनसे, जिन्होंने अचीव कर रखा है आप उनसे सर्टिफिकेट ले लो, परचेज कर लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये तो आई गेस इजी है, कोई जल्दी से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन को फाइट करना है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा। तो मनी सप्लाई कम कैसे करेंगे? तो सीआरआर को, एसएलआर को बढ़ाएंगे, ऊपर इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा। रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम होगा। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है अपने को, तो हम अगर जीसेक सेल करेंगे तो हम अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को दे रहे हैं, मतलब इफ वी आर आरबीआई वी आर गिविंग टू पब्लिक, पब्लिक से पैसा खींच रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर फाइटिंग इन्फ्लेशन। फिर आई थिंक लोन टू वैल्यू अगर तो ठीक है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। हाँ, मतलब पहले आप अगर 1 लाख दे रहे थे तो हम आपको मतलब 60% का वो दे रहे थे, अभी हमने वो इंक्रीज कर दिया 90%। ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए ना, क्वालिटेटिव अलग हो गए। मॉडल सिमुलेशन फोर्स करना मीटिंग्स एंड ऑल में। दैट्स मॉडल सिमुलेशन। So that is a qualitative tool, right? करेक्ट। स्पीचेस और देता है ना आरबीआई ये गवर्नर। पीछे जितने हमने नंबर्स पढ़े ना डिजिट्स वाले, वो सब क्वांटिटेटिव थे, ये सब क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। So ma'am, budget related reforms are qualitative, right? नहीं, उसमें क्वांटिटेटिव भी तो होते हैं ना। क्वालिटेटिव में हम स्कीम्स भी लाते हैं एंड फिर वैसे एक दो वैसे स्टेटमेंट जितना है मुझे पता है आरबीआई मैनेज करता है क्वांटिटेटिव। हाँ, सीआरआर, ये जो जितने भी डिजिट्स वाले हो गए, राइट। यार बजट रिलेटेड इज फॉर ठीक है, our fiscal policy and yes, and this is for monetary policy, और आरबीआई दोनों monetary policy के दोनों पार्ट यूज करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और फिस्कल पॉलिसी में भी दे आल्सो हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हाँ, वो जो स्टेटमेंट्स बोल देते हैं कुछ वैसा मॉरली, तो वो दोनों ही एस्पेक्ट आ जाएंगे आई गेस। ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक बार वो चार्ट दिखाना, तो सीआरआर का चार्ट था क्या? हाँ वो दिखा दीजिए। ठीक है, ये रेपो रेट का ट्रेंड है। अच्छा, ये कुछ काम का नहीं वैसे भी। 9% फिर डीप हुआ 4.75 तक, फिर राइज हुआ 8.5। स्टेडी ट्रेंड कोई नहीं है सर इसमें, स्टेडी अभी ट्रेंड कितना है? हाँ, इसमें स्टडी नहीं है रेपो में कुछ। मैं बता रहा हूँ सर गूगल। ठीक है, हाँ अभी आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सर करंट रेपो रेट इज 4% सर। ओके, थैंक यू। एंड सर रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होगा सर, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज 6 बेसिकली मेंबर कमेटी होती है।
हाँ गो अहेड। शेरशाह गो अहेड प्लीज। सर वही 6 मेंबर्स कमेटी होती है जिसमें से 3 आरबीआई साइड से होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं। सो बेसिकली दिस मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसके गवर्नमेंट साइड वाले मेंबर का टर्म 4 इयर्स होता है एंड इट हैज टू मीट आई गेस हर क्वार्टरली ये मिलती है। Actually, it's not a government side. They're representing the public side. Even government even said that. Yeah, government or public side, and one is RBI side. The ठीक है। governor is the ex officio chairman and बाकी तो सर वही है। ठीक है, ये जो पब्लिक साइड या गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है रीअपॉइंटमेंट? मैम ये नहीं पता मुझे। हाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ है नो रीअपॉइंटमेंट एंड ओके मैम। इधर ठीक है। कोरम क्या है? कमेटी का 6 लोग हैं तो 3 है मैम जितना आई नो। 4 है। 4 है सॉरी 4। ठीक है, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी इनको? मैक्सिमम मतलब करना ही पड़ेगा इतना मिनिमम वाला? मैम एटलीस्ट 6 मीटिंग्स बाय बुक है बट उतना आई गेस होता नहीं है। आई गेस एवरी 2 मंथ्स दे हैव टू मीट। मैम 4 मीटिंग पर बुक है बट 2 मंथ में आ जाते हैं। राइट, ठीक है। बाय मंथली का एवरी मीनिंग क्या होता क्वार्टर है? मिलना होता है ना? एग्जैक्टली Every 2 months. Every 2 months bi-monthly. बाय मंथली मतलब हर 2 महीने, राइट? हर 2 महीने हर ये 2 अपडेट महीने में एक बार। राइट, ओके। एंड वोटिंग कैसे डिसाइड की जाती है? मेजॉरिटी वोट से होती है एंड कास्टिंग वोट देगा गवर्नर। यस मैम। ठीक है, इसमें किसी को ऐड करना है कुछ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो CRR SLR भी डिसाइड करती है क्या? ओनली रेपो डिसाइड रेपो इन्फ्लेशन के लिए। अब इसमें तो और कुछ खास इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। ठीक है, कोई डिफरेंस बता दो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव स्टैंस में आरबीआई के। मैम बेसिकली ये 3 स्टैंड्स होते हैं। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी जब आपका फर्दर डिसाइड करती है कि आगे क्या रखना है अपना पॉलिसी, तो उसमें कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है कि हम ये शो कर रहे हैं कि हम आगे या तो रेट अनचेंज रखेंगे या फिर हम रेट बढ़ा देंगे, टाइटनिंग करेंगे। और जो आपकी न्यूट्रल होती है स्टैंस, उसमें ये होता है कि रेट अनचेंज रहेगा। और जो तीसरी थी कौन सी थी मैम? अकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव में रेट या तो न्यूट्रल रह सकता है या कम होगा। न्यूट्रल में है, या तो इक्वल रखेंगे या फिर बढ़ा घटा भी सकते हैं। टाइटनिंग नाम से ही पता चला ना कि काफी स्ट्रिक्ट टाइप के लग रहे हैं, कम तो नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। और अकोमोडेटिव लग रहा है कि एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है कम कर लेंगे। ये आगे वाले के लिए टेंटेटिव होता है मैम, ये ध्यान रखना है, ये पीछे के लिए नहीं होता है। राइट, ठीक है। बाकी इसमें ये तो ओवर हो रहा है यहाँ पे। इसमें कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बचा है क्या? कोई बताएगा? The MPC have a report in every 6 months. Monetary policy report in every 6 months. रिपोर्ट इन 6 months, ओके ठीक है। किसी को ऐड करना है कुछ या कोई टॉपिक एक होता रह है गया? ना फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। हाँ आरबीआई निकालते, करेक्ट।
और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी होती है, वो कौन करता है? IMF करता है करती है शायद। सर, IMF करती है। हाँ हाँ IMF। मेनली ग्लोबल वाली आई थिंक IMF ही करता है ना, या तो नहीं मैम, IMF बस एक ही करता है, बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है काफी, और वर्ल्ड बैंक। किसी के पास है नहीं क्या वो जो इंडेक्स है? मेरे पास एक है, मैं भेज दूंगा। उसमें 100-150 इंडेक्स है, वो रट लेना। सर 100-150 कैसे रटेंगे सर? हाँ, इसी की वही मैं कोई भेजता हूँ। ट्रिक। ओके, ठीक है। इसमें अगर किसी को ऐड नहीं करना है तो फिर वाइंड अप करते हैं। इतना याद रह जाए बहुत है, क्या ऐड होगा। ठीक है, फिर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ अच्छी ट्रिक या कोई अच्छा पॉइंट बताना है तो प्लीज यू कैन गो अहेड, वरना फिर खत्म करते हैं। एक नेक्स्ट वाला नहीं करना है क्या? क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। यार ये मनी पूरा खत्म कर देते ना। एमेबल नेक्स्ट वाला नहीं करना है क्या? आज तो आई गेस 2 का था हम लोग का टारगेट। ठीक है, करना नहीं है नहीं, क्या? ऐसा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर ज्यादा कर बड़ा लेते हो हैं जाएगा ना। ना। एक बार देख लो कितना है, पूरा कितना है देखो, मतलब कल तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए पिलर किसी भी हालत में। और सही चल रहा है, चीजें सारी है ना, रिवाइज भी अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो कोई स्क्रीन शेयर कर दो अगर किसी के पास वो थर्ड वाला है तो। ग्रुप में है ना वो थर्ड वाला? आप लोगों ने भी आरबीआई गवर्नर का टेन्योर डिस्कस कर लिया है क्या? नहीं, बोल दो। 3 इयर्स। मेरे को उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जैसे मैं देख रहा था कि आरबीआई गवर्नर का उसमें टेन्योर दिया है कि टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 years एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 years, लेकिन अभी रिसेंटली इन लोगों ने 3 साल करा है लेटेस्ट वाले का। तो ऐसा कैसे, मतलब वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, कोई क्लियर कर दे, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली टेन्योर का उसका? अगर रीअपॉइंटमेंट हुआ है तो फिर से 3 years वाले, अगर एक्सटेंड करना है किसी समस्या में तो शायद 2 साल के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो रीअपॉइंटमेंट, अच्छा रीअपॉइंटमेंट इन लोगों का कितनी भी बार हो सकता है सेम पर्सन का? ऐसा भी कुछ है, मतलब कोई बार नहीं है कि कितनी बार तक कर सकते हैं सेम पर्सन को? सर मैं एक PYQ पूछूं क्या, अगर आप लोग अलाउ करोगे तो? यस सर। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, चूंकि आरबीआई का चल रहा है तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स? ये तो सही है। ट्रू है ये। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है वैसे, कहीं कुछ ये सही है। नहीं ये तो सही है, गवर्नर ये ड्रॉज तो फ्रॉम सही है, आरबीआई। ये तो सही है। और एंड किससे सर लेंगे? थर्ड स्टेटमेंट इज सेंट्रल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रू और फॉल्स? एक जगह मेंशन है आरबीआई और ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 7 है क्या आई गेस? मेरा फ्लो में क्या हुआ इस बार का ना, ये मैंने ऑल मार दिया। मुझे लग रहा था कि ये आरबीआई ड्रोन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ ऐसा नहीं है, और मैंने बेर एक पढ़ा नहीं था एक एक करके, मैं फ्लो में बह गया, मैंने ऑल कर दिया। तो सर ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है फिर, जो सर्टेन नहीं नहीं, थर्ड स्टेटमेंट जो आपने बोला वो गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं आरबीआई के लिए। एक जगह आरबीआई Government only can recommend for the in the name of public interest. ये फ्लो की चक्कर में ना गलत हो गया ये। और मैं जैसे मैंने बबल फिल कर दिया मुझे याद आया, याद शिट मैंने 2 कर दी लेकिन। सर मैं थोड़ा डाउट में हूँ, अभी समझा नहीं सर मैं। सेंट्रल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शंस, तो ये ट्रू होगा ना सर? सर ये जो है सो आरबीआई में है, सेक्शन 7। देखो सर, आपने पहला स्टेटमेंट बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आरबीआई एक्ट में है। आरबीआई एक्ट में। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। वो लगता है कि दिया होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में,
लेकिन एक ही जगह आरबीआई मेंशन है और ऐसा कुछ लिखा नहीं है प्रॉपर जो ये पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई कहीं पे मेंशन्ड है, मतलब कहाँ पर है? एक जगह है। अच्छा, यही तो था कि बेयर एक्ट मैंने एक एक करके पढ़ा नहीं था और मुझे लगा कहीं ना कहीं तो होगा ही है यार। मैं फ्लो में बह गया, मैंने तीनों कर दिए और जैसे मैंने बबल फिल किया कि लग गया कि यार हो गया। सर एक ठीक है। काम कर चलो, सकते हैं ना, जो जो पिलर कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी पूछते रहूंगा। हाँ वो सही है। करेक्ट। आगे चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कोई लीड करेगा इसमें? मोहित, दृश्यम? नहीं, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये टेबल, ये जो चार्ट है वो समझा दो कोई। पहले तो ये वाला जो है हैंडआउट, वो कितने लोगों ने पढ़ के आए हैं या किसने नहीं पढ़ा है आप लोग में से? सर पढ़ा पढ़ा तो हुआ पहले है था, सर, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। पर्सनली मेरे आई तो वाज फिर रिवीजन अगर मारी हुई है। हाँ, नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो देन वी कैन स्टॉप द सेशन हियर। कल पूरा करेंगे, जितना भी होगा 2-2.5 घंटा लगेगा। यस बेटर आई थिंक। एक गो थ्रू होके आ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। राइट। हाँ, तो बिल्कुल अभी सही। यहाँ से देखना कितने पेज बचे आगे, पूरा खत्म हो जाना ये चाहिए तो पिलर स्टार्ट 1 हुआ है, ये करके तो किया पूरा आपने। स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ग्रुप पे ये 3 पढ़े थे, इसके आगे के कहाँ पर है यार? कहाँ किसी चैनल पे अवेलेबल है? मतलब एक इन सेकेंड, 3 पहले तो ये अभी खत्म करना है ना सेशन को। ये वाला सेशन आज एक ही सेशन रख रहे हैं क्या सर इकोनॉमी का, या आज दूसरा भी रख सकते हैं?